नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। सियासी गलियारे से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। रांची से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार का कैबिनेट का विस्तार अब जल्द होने वाला है। आज दिल्ली में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के नाम पर चर्चा होगी। दिल्ली में झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश रहेंगे और कांग्रेस के कई विधायक भी दिल्ली में डटे हुए हैं। प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी आज दिल्ली में रहेंगे। कांग्रेस कोटे से 4 विधायक मंत्री बनेंगे। सीएम सोरेन को भी अब कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के नाम का इंतजार है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं सियासी गलियारे से, जहां पर अब किन किन नामों पे चर्चा होगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कांग्रेस में जो अब मंत्री पद बंटवारा होना है उसमें कई सारे जो ऐसे विधायक हैं वो दिल्ली में डटे हुए हैं, क्योंकि उन्हें भी मंत्री पद चाहिए। और इसके लिए अब आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और आलाकमान के साथ चर्चा की जाएगी और चर्चा के बाद देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से कौन कौन मंत्री बनते हैं। इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ अविनाश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अविनाश, बहुत बड़ा दिन है आज जब कांग्रेस के मंत्रियों की चर्चा आज होनी है। ऐसे में क्या खबर आ रही है? क्या कांग्रेस नए चेहरों को मौका देगी या पुराने चेहरों को ही इस बार फिर से मौका दिया जाएगा? देखिए, इस वक्त कांग्रेस के अंदर 2 चीजों पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। एक जो सामाजिक रूप से और दूसरा जो है क्षेत्रीय समीकरण। मतलब जो जातीय समीकरण होगा उसे भी ध्यान रखना है, चाहे वो एसटी की बात कर लें, अल्पसंख्यक कोटे की बात कर लें, जनरल की बात कर लें, ओबीसी की बात कर लें। इन सारी चीजों को तो ध्यान रखा ही जाता है और ये हमेशा से रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम प्रमंडल वाइज अगर हम बात कर लें तो प्रमंडल स्तरीय संतुलन बनाने की भी एक कोशिश हो रही है। वैसे तो झारखंड में 5 प्रमंडल हैं और कांग्रेस के कोटे में मात्र 4 ही मंत्री बनने हैं, लेकिन फिर भी ये कोशिश की जा रही है कि कम से कम 4 प्रमंडल से 4 मंत्री बने, ताकि एक मैसेज भी दिया जा सके। अब इसे कैसे साधेगी कांग्रेस, इस पर ध्यान देना होगा। बहुत सारे जो कांग्रेस के अविनाश, कौन-कौन से विधायक इस वक्त दिल्ली में डटे हुए हैं। देखिए, इस वक्त जो जानकारी है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लें, केशव महतो कमलेश की बात कर लें, या फिर यहाँ से राजेश कच्छप जो खिजरी से विधायक हैं उनकी बात कर लें, कोलेबिरा से जो विधायक हैं नमल विक्सन कोंगाड़ी की बात कर लें, कांके से जो विधायक है सुरेश बैठा की बात कर लें। आज जो जानकारी आ रही है कि दीपिका पांडे सिंह भी वहां पहुंचने वाली है। ऐसे ही बहुत सारे जो विधायक हैं वो सभी लोग आज दोपहर बाद दिल्ली पहुंच जाएंगे और आज एक बैठक होनी है, क्योंकि जो प्रदेश के प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर, वो कल तक कोलकाता में थे, वो पश्चिम बंगाल के भी प्रभारी हैं, तो वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और आज बैठक होनी है। आज जो पार्टी के आला नेता हैं उनके साथ नाम पर चर्चा होगी और अब ये देखना होगा कि चर्चा के बाद कितना जल्दी, अगर हम कहें कि वो नाम सभी रांची पहुंच जाते हैं, क्योंकि जो प्रक्रिया है उसके मुताबिक कांग्रेस में जो नाम तय किए जाएंगे वो नाम मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा, हेमंत सोरेन को भेजा जाएगा। राजद भी अपने कोटे से एक नाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजेगी और उसके बाद वे नाम जो है जेएमएम के नाम के साथ जो 11 अभी तक रिक्त जो मंत्रियों के पद हैं वो नाम राजभवन को भेजे जाएंगे और ये प्रक्रिया शुरू होगी कि कब शपथ ग्रहण होगा। तो हेमंत सोरेन को भी इंतजार है कि उनके सहयोगी दल जो कांग्रेस हैं और आरजेडी हैं उनके तरफ से कब नाम मिल जाते हैं, क्योंकि विधानसभा सत्र से पहले ही कैबिनेट का विस्तार होना है और इसको लेकर अब प्रक्रिया तेज हो गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी के लिए। तो अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हेमंत कैबिनेट में कांग्रेस विधायकों को शामिल किया जा सकता है और 4 मंत्री पद के लिए फिलहाल 7 विधायक रेस में हैं, जिसमें 3 पुराने चेहरे हैं जबकि 4 नए चेहरे हैं। आपको बता दें कौन कौन से विधायक हैं। उसमें रामेश्वर उरांव है, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह, प्रदीप यादव, अनूप सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की, नमन विक्सन कुंगाड़ी। ये वो तमाम विधायक जो इस वक्त मंत्री की रेस में सबसे आगे हैं, जिनका नाम सबसे आगे है। और इसी के बीच आपको बड़ी खबर बता दें, बीजेपी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां रांची के बाद अब दिल्ली में होगी बीजेपी की बैठक। तो 3 दिसंबर को दिल्ली में बीजेपी की समीक्षा बैठक होने वाली है। जेपी नड्डा और अमित शाह की बैठक में हार की समीक्षा की जाएगी। किस वजह से इस बार एनडीए की हार झारखंड में हुई है, इस पर यह समीक्षा बैठक है। बीजेपी आलाकमान को रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी और बैठक में विधायक दल के नेता पर भी चर्चा होगी। रांची में 2 दिनों तक
चली हार को लेकर के ये समीक्षा बैठक होगी, जिसमें 2 दिवसीय बैठक में प्रत्याशियों ने खुलकर हार की वजह बताई है। क्या क्या हार की वजह इस बार एनडीए में रही है, क्यों एनडीए इस बार झारखंड में हारी है, उसमें सबसे पहली वजह मैया योजना है। मैया योजना जो कि जेएमएम की तरफ से चलाई गया मैया सम्मान योजना, ये सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। भीतर घात भी एक बहुत बड़ी वजह है। जेएलकेएम के वोट काटने की वजह भी बड़ी वजह बताई जा रही है एनडीए के हार के पीछे, और स्थानीय मुद्दों को अनदेखी करना भी एक बहुत बड़ी वजह है। बाहरी नेताओं को टिकट देना भी एक वजह बताई जा रही है, जिस वजह से इस बार झारखंड में एनडीए की हार हुई है। तो ये तमाम वो वजह है जिस वजह से एनडीए हारी है, और इसको लेकर के एक समीक्षा बैठक 3 दिसंबर को होनी है। दिल्ली में ये बैठक होगी। और देखिए, पूरी जानकारी के लिए संजय सिन्हा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, अब बीजेपी भी हार की समीक्षा बैठक कर रही है कि आखिर किस वजह से इस बार झारखंड में करारी हार एनडीए को मिली है। बहुत सारी वजहें हैं, जिसमें कि 3M इस वक्त सबसे बड़ी वजह है, जिसमें महतो, मुस्लिम और महिला। और इसके साथ ही अब जो खबर आ रही है कि भीतर घात भी एक बहुत बड़ी वजह है। ऐसे में भीतर घात को लेकर के क्या खबर है? क्या पार्टी के अंदर ही कुछ कलह चल रहा था, इस वजह से भी एनडीए की हार हुई है? बिल्कुल, 3 दिसंबर को दिल्ली में जो समीक्षा बैठक होनी है, उस बैठक में आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तो रहेंगे, अमित शाह भी रहेंगे। और 2 दिनों तक जो रांची में जो समीक्षा बैठक चली, उसमें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री वी एस संतोष साहब, उन्होंने सभी प्रत्याशियों से बात की कि वास्तव में फील्ड में उन्हें किस चीज की कमी नजर आई, हार की वजह रही तो क्या, तमाम चीजों में बात हुई। और जो मुख्य वजह 4-5 वजह सामने आई है, उसमें एक जो है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है, बाहरी नेताओं का लाया जाना भी है, उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा भीतरघात में देखिए ऐसा होता है कि जब चुनाव का समय आता है तो आपने देखा होगा सभी पार्टियों में यहाँ से क्या होता है कि बड़े नेता वहां से आते हैं, इस सोच में आते हैं कि उनका टिकट उस पार्टी में कटा है तो दूसरी पार्टी में जाएंगे तो वहां टिकट उनका कंफर्म होगा। और जैसे ही आप बोरो प्लेयर लाकर चुनाव लड़ाते हैं तो आपके यहाँ से जो लोग 4 साल से फील्ड में इस उम्मीद में मेहनत करते हैं कि अब उनकी बारी आएगी चुनाव लड़ने को लेकर, तो उन्हें अचानक हताशा का अनुभव होता है। और वो अगर उन्हें मना भी दिया जाता है कि आप पार्टी छोड़कर ना जाएं, तो एक दबी आकांक्षा के साथ वो चुनाव क्षेत्र में मेहनत करते हैं। अब उनकी मेहनत का डायरेक्शन क्या है वो आप समझ सकते हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि अगर जिस नेता के लोग मेहनत कर रहे हैं पार्टी में, वो जीत जाता है तो आने वाला 5 या 10 साल भी वो चुनाव में रहेगा, विधायक बनकर रहेगा। तो एक तरीके से भीतरघात की बात वहीं उभरती है। कुल मिलाकर जिनका टिकट कटता है, जिनकी उम्मीदें होती हैं, अगर उनका टिकट कट जाए तो कभी नहीं चाहते हैं कि जिनके बदले उन्हें टिकट दिया गया है, जिनको टिकट दिया गया वो चुनाव में जीते। ठीक है, ये एक बड़ी वजह। संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर रांची से आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर, जहां फरवरी तक बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन होना है। फिलहाल बाबूलाल मरांडी हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, और नए प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। बीजेपी का सदस्यता अभियान अगले हफ्ते से भी शुरू होगी। 7 से 8 अगस्त से बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू होगा। 28 दिसंबर तक चलेगा बीजेपी का सदस्यता अभियान। तो पहले सदस्य और फिर सक्रिय सदस्य बनाने की प्रक्रिया चलेगी। संजय हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। संजय, अब नए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव होना है, ऐसे में क्या उम्मीद लग रही है? क्या बाबूलाल मरांडी की जगह अब किसे बनाया जा सकता है बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष? देखिए, अब चूंकि पार्टी इस समय मूल्यांकन के दौर से गुजर रही है, आत्ममंथन के दौर से गुजर रही है, तो ऐसे में अब फरवरी तक बात आ रही है कि बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा, ताकि पार्टी एक नए चेहरे, एक नए नेतृत्व के साथ आगे बढ़ सके। और अगले ही हफ्ते से आपको शुरू होने जा रहा है सदस्यता अभियान। मतलब पार्टी ने इस बार जो 2 दिन की जो समीक्षा बैठक रांची में हुई, तो बी एल संतोष ने कहा कि भले ही हमें अंक कम मिले हों, यानी सीटें कम मिली हो, लेकिन हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। तो ऐसे में पार्टी चाहती है कि अब नए चेहरे के साथ आगे बढ़ा जाए। और देखिए, इससे पहले जो अब बाबूलाल मरांडी से पहले, ठीक चुनाव के समय पहले बाबूलाल मरांडी आए थे, और उससे पहले आपको दीपक प्रकाश थे। तो समय समय पर पार्टी में बदलाव होता रहता है, रूटीन प्रक्रिया है। लेकिन अब बीजेपी को ये लगता है कि वास्तव में कोई एक ऐसा चेहरा चाहिए जो वास्तव में आने वाले 4 बिल्कुल संजय, और देखना होगा कि बीजेपी अब किन नए चेहरे को लेकर के आती है और आने वाले वक्त में कैसी राजनीति बीजेपी की रहती है झारखंड में। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आलू पर छिड़ी महाभारत से जुड़ी इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आलू की सप्लाई रोके जाने पर सियासत तेज हो गई है। ममता बनर्जी पर बिफरे हैं बीजेपी विधायक। उन्होंने कहा कि अगर झारखंड बंगाल को मिनरल्स बंद कर दे तो फिर क्या होगा।
28 को यहां आती है और 29 को फरमान जारी करती है कि आलू नहीं जाएगा। ममता बनर्जी किसी की सगी नहीं है। शायद ममता बनर्जी ये सोचने लगी है कि आलू से सोना बनाना है और इसीलिए उन्होंने ऐसा किया हो। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आलू को लेकर के अब एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। ममता बनर्जी पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि झारखंड बंगाल को मिनरल्स देना बंद कर दे तो फिर क्या होगा। और खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। रांची से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां बंगाल ने झारखंड को आलू संकट में डाल दिया है। आलू पर रोक का झारखंड में असर देखने को मिल रहा है। आलू की कीमत में 2 रुपए का इजाफा हुआ है। 28 रुपए किलो अब आलू बिक रहा है। फिलहाल यूपी के आलू के भरोसे झारखंड है और आज कीमत में इजाफा हो सकता है, ऐसी खबर भी सामने आ रही है। तो एक बार फिर से बता दें आपको कि आलू की कीमत में बढ़ोतरी हो गई है। अब आलू की कीमत 2 रुपए ज्यादा हो गई है। 28 रुपए आलू अब बिक रहा है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर रांची से बता रहे हैं और फिलहाल यूपी के भरोसे झारखंड है। और आगे खबरों में आगे बढ़ेंगे। दुमका से आपको बड़ी खबर बता दें, दुमका में बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा की मौत को लेकर के झारखंड सरकार की कार्यशैली पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सिंधु कान्हू के छठे वंशज मंडल मुर्मू ने दुमका सर्किट हाउस में राज्य सरकार की व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाए। मंडल मुर्मू ने शहीदों के परिवारों के प्रति सरकार के रवैये पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। मंडल मुर्मू ने कहा कि जिस तरह से मंगल मुंडा को रिम्स अस्पताल में बेड तक उपलब्ध नहीं कराया गया और पूरी रात एम्बुलेंस में रखा गया, यह बेहद शर्मनाक है। अगर समय पर इलाज हो जाता तो मंगल मुंडा आज हमारे बीच होते। के परिवार इतना सड़क दुर्घटना में पहुंचते हैं, लेकिन उन लोग के लिए बेड नहीं मिलती है। रात भर एम्बुलेंस में ही पड़ा हुआ रहा। तो हम लोग समझ सकते हैं एक शहीद परिवारों के साथ इस तरह हो सकती है, लेकिन आम पब्लिक के साथ क्या उन लोग का व्यवहार कर सकता है। ये मुझे लगता है अगर मंगल मुंडा की सही समय पर उनका इलाज हो जाती, शायद आज के डेट में हमारे बीच रही। ये पूरी जिम्मेदारी इस सरकार की है। और अब मौसम से जुड़ी हुई भी आपको खबर बता देते हैं, जहां झारखंड में अब फेंगल तूफान का असर देखने को मिल रहा है। राजधानी रांची में अब बादल छाए रहेंगे। कल तक तूफान का असर भी देखने को मिलेगा। कोल्हान में कल हल्की बारिश हुई और जगन्नाथपुर और सिमडेगा में भी बारिश हुई है। तो फेंगल तूफान का असर अब राजधानी रांची में भी देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, जहां कहीं कहीं हल्की बारिश हुई है और इसका असर राजधानी रांची में दिख रहा है, जहां बादल छाए हुए हैं। कल तक इसका असर झारखंड पर रहेगा। और कोल्हान में कल हल्की बारिश हुई थी, वहीं जगन्नाथपुर में भी और सिमडेगा में भी बारिश हुई थी और लोगों को अब ठंड का असर दिख रहा है। लोगों को ठंड जैसा महसूस हो रहा है। झारखंड में फेंगल तूफान का असर देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि सुबह के 8 बजे से अधिक समय हो चुके हैं और आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए हैं। मौसम सूक्ष्म है और फेंगल का असर जो है वो राजधानी रांची समेत कई जिले में देखने को मिल रहा है। अगर कोल्हान के क्षेत्रों की बात करें तो कोल्हान के क्षेत्रों में कल बरसात भी देखने को मिली है। वहीं रांची में भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बारिश हो सकती है। अगर मौसम की बात करें तो कल कोल्हान में हल्की बारिश हुई है, जिसमें जगन्नाथपुर में 12 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड किए गए हैं। वहीं सिमडेगा में 4 मिलीमीटर बरसात हुई है। हालांकि जमशेदपुर का तापमान जो है वो सामान्य से 5 डिग्री अधिक जो है वो रहा है न्यूनतम तापमान। अगर हम मौसम विभाग की माने तो मौसम पूर्वानुमान ये बताता है कि आने वाले 2 दिनों के बाद तापमान में जो है वो गिरावट देखने को मिलेगी और ठंड बढ़ेगी, क्योंकि जब बादल छटेंगे, यानी अभी फिलहाल जो फेंगल तूफान की वजह से बादल छाए हुए हैं, जैसे ही ये बादल छटते हैं उसके बाद मौसम जो है वो बदलेगा, तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी और उसके बाद ठंड का असर देखने को मिल सकता है। हालांकि दिसंबर के महीने में अक्सर जो है वो ठंड देखने को मिलती है, लेकिन इस वर्ष अब तक दिसंबर के महीने में बहुत ज्यादा ठंड नहीं देखने को मिली है। लेकिन इस तूफान का असर जैसे ही कम होगा, वैसे ही एक बार फिर से कड़ाके की ठंड लोगों को महसूस होगी। गौरव झा, न्यूज 18 रांची। जमशेदपुर में भी फेंगल तूफान का असर अब देखने को मिल रहा है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से शहर का तापमान सामान्य से 5 डिग्री हो गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आशीष तिवारी। 2 दिन से है मतलब बादल छाया हुआ है, लेकिन ठीक है अभी।
ऐसा भी कोहरा के चलते मतलब थोड़ा सा हो रहा है। तूफान का असर झारखंड में देखने को मिल रहा है और झारखंड के साथ साथ कोल्हान में खास तौर पर इसका असर दिख रहा है। जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर में 2 दिनों से भगवान सूर्य लोगों को दर्शन नहीं दे रहे हैं। पूरा शहर जो है वो बादल की चादर में तब्दील हो चुका है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि अभी मैं मौजूद हूँ जमशेदपुर के मेरिन ड्राइव में, जहां आप देख सकते हैं कि दिन में भी जो गाड़ियां चल रही है वो गाड़ियां लाइट जलाकर चलने को मजबूर है। पूरी तरह से कोल्हान के विभिन्न जिलों में ये असर दिख रहा है। और आपको बता दूं कि जमशेदपुर के साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्र है बहरागोड़ा, घाटशिला, उन क्षेत्रों में बारिश भी हुई है, जिसकी वजह से जो है मौसम अभी सामान्य से, आपको बता दूं कि दिसंबर महीने की शुरुआत हो चुकी है, सामान्य से 5 से 6 डिग्री जो है वो अधिकतम बताया जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो अभी फिलहाल जो है वो 4 तारीख तक इसी तरह मौसम रहेगा। 4 तारीख के बाद ही ये जो कुहासा है वो हटेगा और कुहासा हटने के बाद, बादल फटने के बाद लोगों को ठंड का भी महसूस होगा। मगर ये मौसम का लुत्फ भी लोग उठा रहे हैं। उनका कहना है कि साफ तौर पे ये मौसम काफी खुशनुमा है और दिसंबर की शुरुआत हो चुकी है और पिकनिक का भी मौसम है, तो लोग इस मौसम का जमकर लुत्फ भी उठा रहे हैं। अपने परिवार के साथ पार्कों में पहुंच रहे हैं और पिकनिक मना रहे हैं। मगर ये फैगुन जो तूफान है इसका असर साफ तौर पर जमशेदपुर के साथ साथ अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और इसी बीच बड़ी खबर लातेहार से आ रही है, जहां अपराधियों ने तांडव मचाया है। 2 हाईवा को आग के हवाले अपराधियों ने किया। हालांकि बाल बाल हाईवा चालक की जान बच गई है। कोयला ट्रांसपोर्टिंग में ये हाईवा लगा हुआ था। बालूमाथ थाना क्षेत्र के डीएवी मोड़ की ये घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर और एक्सक्लूसिव तस्वीर भी इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हाईवा में किस तरीके से अपराधियों ने हाईवा को आग के हवाले कर दिया है, ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। जहां पहली तस्वीर आग के हवाले अपराधियों ने हाईवा के किया है, उसकी तस्वीर है, और दूसरी देखिए आग बुझ जाने के बाद किस तरीके से पूरी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर लातेहार से बता रहे हैं। आया, फिर शीशा तोड़ा सबसे पहले, फिर गेट खोल के अंदर आ गए। फिर मेरा मोबाइल मांगा, फिर मोबाइल दिए, फिर एक आदमी अंदर घुसा पेट्रोल लेके, फिर हमको उतरने के लिए बोला। फिर हमको 1-2 थाप मारा, फिर हमको बोला कि पीछे जाओ। बोकारो के शहर और ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को मोबाइल रिचार्ज के तहत अब बिजली जलाने को लेकर के भी रिचार्ज करना होगा और इसको लेकर विभाग ने तैयारी भी शुरू कर दी है। नए साल से शहरी क्षेत्र में करीब 30,000 घरों को स्मार्ट मीटर से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है और इसकी योजना है जिसमें उपभोक्ताओं को बिलिंग में सहूलियत के साथ जरूरत अनुसार बिजली जला सकेंगे। नए मीटर में डिवाइस लगा रहेगा जिसमें लगे बार कोड में आवश्यकता अनुसार उपभोक्ता मीटर से ही बिलिंग कर सकेंगे। और कार्यपालक अभियंता चंद्रभूषण तिवारी ने यह भी बताया है कि पहले फेज में 30,000 कनेक्शन में स्मार्ट मीटर लगेगा। 1.5 लाख स्मार्ट मीटर हम लोग चास अंचल अंतर्गत आया है। चास के जितने भी शहरी इलाके हैं चास प्रमंडल के, उसको हम लोग फर्स्ट फेज में लगाएंगे। उसके बाद हम लोग ग्रामीण की तरफ रुख करेंगे। अभी एजेंसी सर्वे कर रही है, सर्वे रिपोर्ट आने के बाद ही लोगों का की जानकारी दी। लेकिन जहां भी स्मार्ट मीटर लगा है लोगों का बिजली बिल का डिस्प्यूट नहीं है, हैसल फ्री उनको बिजली बिल उनको एसएमएस के माध्यम से मिल जाता है। मवेशी तस्कर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। गिरिडीह से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां खोरी महुआ पुलिस ने ये छापेमारी की। मवेशी से लदा 6 पिकअप वाहन जब्त कर लिया गया है। वाहन से 50 मवेशी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है और एक मवेशी तस्कर मौके से फरार है। तो गिरिडीह से आपको इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मवेशी से लदा 6 पिकअप वाहन जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने वाहन से 50 मवेशी को बरामद किया है। खोरी महुआ पुलिस ने ये छापेमारी अभियान चलाया। रोका गया तो लगातार 6 पिकअप रुकी, उसमें से 50 जानवर कुल थे। 18 गाय, 13 भैंस और 9 गाय का बछड़ा और 13 भैंस का बछड़ा, टोटल 50 जानवर ये डिटेन किया गया, रोका गया और उसको विधिवत तरीके से जब्त किया गया और उसके चालक और उसमें जो सवार थे जो गाड़ी चला रहे थे खलासी वगैरह, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है।
रामगढ़ के पतरातू लेक में प्रवासी पक्षियों का आना अब शुरू हो गया है और ये प्रवासी पक्षी पूर्वी एशिया के देश म्यांमार और थाईलैंड से यहां नवंबर महीने की शुरुआत में आते हैं और फरवरी के अंत तक यहां पर प्रवास करते हैं, जिसकी वजह से पतरातू लेक पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पतरातू लेक से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता जावेद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पतरातू लेक में। पतरातू लेक में इन दिनों साइबेरियन बर्ड्स का आकर्षण का केंद्र बिंदु बना हुआ देख सकते हैं। लगातार यहाँ पर्यटक इन्हें देखने आ रहे हैं। दरअसल ये पूर्वी एशिया से आते हैं यहाँ पर और नवंबर से फरवरी तक इनका प्रवास यहाँ पर होता है। देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है। और जो बर्ड देख रहे हैं असल दरअसल ये सीगल है और साइबेरियन बर्ड्स आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है, लेकिन ये पूर्वी एशिया से आते हैं, यानी कि यहाँ पर म्यांमार थाईलैंड से आते हैं और नवंबर से फरवरी तक रहते हैं। बताइए यहाँ जब बर्ड्स ये आते हैं तो कैसा आपका पर्यटन चलता है यहाँ पर? यहाँ पर जब नवंबर से लेकर के फरवरी तक हमारा ये साइबेरियन बर्ड्स आते हैं और इससे हमारा रोजी रोजगार में भी कुछ बढ़ोतरी होता है। आप देख रहे थे बर्ड्स को, आप खिला रहे थे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको मालूम है इसको साइबेरियन बर्ड जरूर बोला जाता है, लेकिन पूर्वी एशिया से आते हैं, सीगल है। अच्छा, तो फोटोग्राफी हो गई, खाना इनको आप लोग दे दिए? अच्छा लगा ये? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। फोटोग्राफी वगैरह की रील्स वगैरह बना रही है? अच्छा, तो पहले आप देखे थे बर्ड्स सीगल? हाँ, पहले भी देखे हैं हम लोग, लगातार आते हैं हर वर्ष लगभग आते हैं। हर वर्ष आते हैं। आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं दरअसल ये सीगल हैं और ये पूर्वी एशिया से यहाँ आते हैं और यहाँ पर नवंबर से फरवरी तक प्रवास करते हैं। विशेषज्ञों ने बताया कि अगर ये बच्चे देते हैं तो 1 माह और रुक जाती है, यानी मार्च तक इनका प्रवास यहाँ होता है। उसके बाद ये फिर पूर्वी एशिया के देशों में लौट जाते हैं। फिलहाल जो है पतरातू लेक की खूबसूरती में सीगल जो हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 चांद लगा रहे हैं और पर्यटक यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं, इनके साथ सेल्फी ले रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, फोटोग्राफी करा रहे हैं। ऐसे में ये जो सीगल हैं फिलहाल जो है पतरातू लेक में आकर्षण का केंद्र बिंदु बने हुए हैं। जावेद खान, न्यूज 18 रामगढ़। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज 18 बिहार झारखंड पर जारी है।